नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, जुलाई महीने का पेंशन भुगतान होने में अभी समय बचा हुआ है, लेकिन ऐसे में 16 जुलाई को बहुत सारे पेंशनर्स का पीपीओ जनरेट हुआ। 17-18 जुलाई को उनको एरियर भी मिला है। 4 लाख से भी ऊपर के एरियर भी क्रेडिट हुए हैं। इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, एक एडवाइजरी सामने आया है। जो फाइनेंस बिल पास किया गया था, जिसमें पेंशन वैलिडेशन रूल को लागू किया गया था, उसको लेकर, साथ ही साथ 8वें पे कमीशन को लेकर के हमें क्या करना चाहिए, उस तरीके की हिदायतों के साथ एक एडवाइजरी सामने आया है। वो आगे आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। साथ ही साथ किस तरीके से पीसीडीए द्वारा, स्पर्श द्वारा पेंशनर के पीपीओ निकालने में भेदभाव किया जाता है, वो भी आगे आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। कहीं आप भी इस भेदभाव का शिकार तो नहीं हुए हैं, आपको भी समझना जरूरी है दोस्तों। और साथ ही साथ बैंक्स कैसे पेंशनर्स को धमकी देते हैं, किस तरीके से बैंक्स ये कहते हैं कि आप तो करेंगे, अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो आपके बच्चों से भी हम रिकवरी वापस ले लेंगे। इस तरीके के बैंक द्वारा धमकी दिया जाता है। ये भी आगे आपको बकायदा लेटर दिखा के समझाऊंगा, जो कि बेहद चिंतनीय विषय है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, बैंक की पेंशनर को धमकी, आप नहीं देंगे तो आपके बच्चों से करेंगे कटौती। जी हां दोस्तों, यह बेहद दुखद है और चिंतनीय विषय है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ गाइडलाइन है, साफ साफ जजमेंट है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस रफीक मसीह केस में, जो कि एक दस्तावेज है दोस्तों, ठोस दस्तावेज है सभी माननीय हाई कोर्टों के लिए, सभी जितने भी सेशन कोर्ट्स हैं, एएफटी हैं, सब के लिए ये एक बहुत बड़ा आधार है। और इस आधार के बेस पर जब पेंशनर्स कोर्ट में जाते हैं तो आसानी से पेंशनर के फेवर में ही जजमेंट आता है। इस तरीके का बड़ा माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होते हुए भी पेंशनर्स के पेंशन में से रिकवरी किया जाता है। रिकवरी तो किया ही जाता है, पेंशनर्स को उल्टा धमकाने का भी काम बैंक्स करते हैं। ऐसा ही एक वाकया सामने आया है। चलिए लेटर दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, बैंक द्वारा पेंशनर को क्या जवाब दिया गया है। पेंशनर का जब पेंशन में से रिकवरी किया गया तो पेंशनर द्वारा जब ग्रीवेंस डाला गया तो उसके जवाब में बैंक ने किस तरीके से पेंशनर को धमकाने का काम किया है, आप यहां देख पा रहे हैं। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, इफ एनी अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड रॉन्गली टू द पेंशनर्स अकाउंट, it shall be recovered from the pensioners account or any other account held by the pensioners family pensioners either individually or jointly। उसके आगे देखिए, the legal heirs, successors, executors etc shall also be liable to refund any amount which has been wrongly credited to the pensioner। साफ साफ बैंक ये धमकी दे रही है पेंशनर को कि अगर आपका पेंशन में कुछ गलती से ज्यादा भुगतान कर दिया गया तो वो तो आपने तो वापस करना ही करना। इनकेस आप नहीं भी रहेंगे तो आपके जो लीगल हेयर हैं, यानी कि जो आपके बच्चे हैं या आपके जो सक्सेसर हैं, उनको भी ये पेमेंट भुगतान करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। इस तरीके से कहीं ना कहीं पेंशनर को धमकाने का काम बैंक द्वारा किया गया दोस्तों, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके सीधे सीधे खिलाफ है ये जो लाइनें लिखी जा रही हैं। आगे देखिए, अकॉर्डिंगली यू आर रिक्वेस्टेड टू डिपॉजिट द शॉर्टफॉल ऑफ अमाउंट रुपीज 3,14,468 इन द अकाउंट सो दैट वी कैन रिकवर द सेम एंड रिटर्न टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि क्या बोला जा रहा है कि आपका रिकवरी, टोटल रिकवरी में से जो बचा हुआ पैसा है जो हम रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, वो आप अपने अकाउंट में जमा करवा लें, 3,14,468 रुपए, ताकि हम वो भारत सरकार के खाते में वापस कर सकें। कहीं ना कहीं पेंशनर को धमकाने का और जबरदस्ती पैसे जमा करवाने की बात यहां हो रही है। और बोला जा रहा है कि आरबीआई का गाइडलाइन है। आरबीआई का गाइडलाइन है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइन है कि पेंशनर से कोई भी रिकवरी नहीं किया जा सकता। इस तरीके का लैंग्वेज पेंशनर्स के साथ बैंक्स इस्तेमाल ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। पीपीओ निकालते समय पीसीडीए करता है भाईबंदी, भेदभाव, या रिकॉर्ड ऑफिस करता है गलत एलपीसी कम डाटा शीट का प्रोसेस। दोस्तों, हमारा जो पीपीओ निकलता है वो निकलता है एलपीसी कम डाटा शीट के बेस पर। जो रिकॉर्ड ऑफिस से प्रोसेस होता है, पीएओआर जाता है, फिर पीसीडीए पहुंचता है
और उसी बेस पर हमारा पीपीओ जनरेट होता है। तो ऐसे में अमूमन ये पाया गया है कि कुछ पेंशनर्स का पीपीओ तो सही निकल जाता है, कुछ का पीपीओ गलत निकलता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्पर्श द्वारा ये भाईबंदी, ये भेदभाव दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्या ये भेदभाव पीसीडीए करता है? क्या ये भेदभाव रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा किया जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। कहीं भी किसी लेवल में भी ये भेदभाव हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ पेंशनर्स को सही पीपीओ के साथ अच्छा एरियर, अच्छा पेंशन, कुछ पेंशनर्स को गलत पीपीओ के साथ गलत एरियर। चलिए दस्तावेज देखते हैं। दोस्तों ये स्पर्श का पीपीओ आप देख पा रहे हैं, किस तरीके से स्पर्श द्वारा पीपीओ बनाने में भेदभाव किया जाता है वो साफ दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये एक पेंशनर थे जो जुलाई 2008 के रिटायरी हैं। इनका पीपीओ बिल्कुल सही बनाया गया है। आपको मैं दिखाता हूं, जुलाई 2008 के रिटायरी थे, इनको एमएससीपी ग्रांट करके ये पीपीओ निकाला गया है। ये देखिए लेवल 05 यानी कि हवलदार का पेंशन इनको लागू किया गया, जबकि ये सिपाही रैंक के रिटायरी थे। चलिए अब इस पीपीओ को निकाल के इनका पेंशन किस तरीके से बढ़ाया गया यहां पर आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो ये देखिए 1 अगस्त 2008 से 30 जून 2009 तक ये देखिए ये इनका पेंशन बढ़ा दिया गया। उसके आगे दोस्तों जुलाई 2009 से, ये देखिए जुलाई 2009 से सितंबर 2012 तक भी उनका पेंशन बढ़ा दिया गया। उसके बाद आगे देखिए सितंबर 2012 से लेकर के जून 2014 तक। उसके बाद देखिए जून 2014 से अगले पेज में जून 2014 से लेकर के ये देखिए जुलाई 2014 से 31 दिसंबर 2015 तक। उसके फिर पिछले वाले पेज में देखिए 1 जनवरी 2016 से लेकर के जून 2019 तक, फिर जुलाई 2019 से जून 2024 तक, और आगे जुलाई 2024 से ये देखिए पूरा यानी कि उनका जो रिटायरमेंट का डेट है, रिटायरमेंट का डेट उनका 31 जुलाई 2008 है। उनका 1 अगस्त 2008 से हर पीरियड का रिवीजन जब जो उनको लागू था उसके हिसाब से किया गया। ये देखिए पूरा करके उनका पूरा, ये देखिए पूरा हिसाब किताब करके अब इनका एरियर इनके खाते में आने वाला है। 16 जुलाई का ये पीपीओ है, अब इनके खाते में बिल्कुल आने ही वाला है। ये इनका लाखों में जाएगा इनका एरियर। लेकिन वहीं पर और एक पीपीओ दिखाता हूं किस तरीके से जो है भाईबंदी करते हैं पीसीडीए वाले, या किस तरीके से भेदभाव करते हैं। हालांकि ये बहुत बड़ा इशू है। कई पेंशनर्स का सही पीपीओ निकाल देते हैं, कई पेंशनर्स का गलत पीपीओ निकाल देते हैं। चलिए दूसरा पीपीओ दिखाता हूं। अब देखिए ये एक पेंशनर हैं जो कि अप्रैल 2007 के रिटायरी हैं। अब इनका भी केस वैसा ही है, ये एयरफोर्स के पेंशनर हैं। अब देखिए इनका भी केस वैसा ही है। अब दूसरे पेज में लेके चलता हूं, ये देखिए इनका भी एमएससीपी ग्रांट किया गया। पहले नो एमएससीपी था, फिर चीफ पेटी ऑफिसर का उनको एमएससीपी दिया गया। उनका बेसिक पे जो सर्विस के दौरान का बेसिक पे था, नोशनल पे, उसको 37,400 से 41,275 कर दिया गया। यानी कि कहने का मतलब है उनका बेसिक पे में ही परिवर्तन करके ये पीपीओ निकाला गया। ये देखिए, और ये देखिए कब के रिटायरी, ये रिटायरी अप्रैल 2007 के। तो उनका 1 मई 2007 से उनका पेंशन में रिवीजन यहां दिखाया जाना चाहिए था। ये देखिए ये 2 पेज का पीपीओ है, नहीं है। उनका सीधा जुलाई 2024 से पेंशन बढ़ा दिया, जो कि 26,900 सही है। ये पेंशन का अमाउंट बिल्कुल सही है। लेकिन इन्होंने क्या किया, पीसीडीए वालों ने, देखिए किस तरीके से भेदभाव हो रहा है कि सीधे जुलाई 2024 से पेंशन बढ़ा दिया। लेकिन जो इनका ये बीच का जो एंटाइटलमेंट था 1 मई 2007 से लेकर के आगे 30 जून 2024 तक का, उसका कोई रिवीजन ही नहीं किया, उसका रिवीजन नहीं किया। और जुलाई 2024 से उनको बढ़ा हुआ पेंशन दे करके खाना पूर्ति कर दिया। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं भेदभाव पूर्ण पीपीओ निकल रहे हैं दोस्तों पीसीडीए द्वारा। तो अगर आपका पीपीओ भी गलत निकलता है, आपका पीपीओ में भी अगर इनिशियल पीरियड से लेकर के अभी तक का रिवीजन नहीं दिखाया जाता है, तो गलत पीपीओ है, वो भेदभाव से भरा हुआ पीपीओ है। उस पीपीओ को लेकर के आपको आवाज उठाना पड़ेगा दोस्तों। इस तरीके का भेदभाव चाहे किसी भी लेवल से हो रहा है, वो तुरंत बंद होना चाहिए। और सभी पेंशनर्स का पीपीओ जब से उनको एंटाइटल्ड है तब से लेकर के पूरा डिटेल्स के साथ जारी होना चाहिए, ताकि पेंशनर्स को सही उनका फायदा मिल सके। अगर आपको नहीं मिला है तो आपको इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। आप सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाल सकते हैं, आप आरटीआई डाल सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। आप पूछेंगे तभी आपके साथ ऐसा अगर अन्याय हुआ है तो उसका आपको न्याय मिल पाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जुलाई के पेंशन से पहले स्पर्श से पीपीओ और एरियर का भुगतान चल रहा है। 4,26,860 मिला। जी हां दोस्तों, जुलाई के महीने में भी बहुत सारे पेंशनर्स का पीपीओ जनरेट हुए हैं। 16 जुलाई को खास करके कई सारे पेंशनर्स ने मुझे ये जानकारी दी है। अब ये सामने एक पेंशनर का पीपीओ आप देख पा रहे हैं, रंजित सिंघा जी का ये पीपीओ है। पूरा पीपीओ एमएससीपी लागू करके उनको निकाला गया था।
पूरा डिटेल्स आप देख पा रहे हैं, जब से वो रिटायर हुए हैं तब से लेकर के पूरा रिवीजन किया गया है, बिल्कुल सही पीपीओ निकाला गया है, ये गुड पीपीओ है। अब इस पीपीओ के निकलने के बाद उनके खाते में ये एरियर आया है 4,26,860 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी जागरूक बने, अगर आपको भी सही पेंशन नहीं मिल रहा है तो आप अगर कार्रवाई करें तो आपका पेंशन भी रिवाइज हो सकता है, आपका भी पीपीओ निकलेगा और आपको भी एरियर मिलेगा। ऐसे में अगर आपको पता नहीं है कि कैसे चेक करना है आपको सही पेंशन मिल रहा है, गलत मिल रहा है, क्या कोई बढ़ोतरी आपको लागू है, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप में संपर्क कीजिए। आपके पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपको भरसक अपनी तरफ से आपकी भलाई के लिए गाइड करूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं हवलदार LR सिंघा 24 साल 8 दिन नौकरी करने के बाद मैं आर्टिलरी से रिटायर हुआ हूं 1 नवंबर 2007 में। मुझे MSP का बेनिफिट मिल नहीं रहा था और मुझे कुछ पता नहीं कहाँ क्या करना है। फिर मुझे मिला कि सैनिक पाठशाला का YouTube से पता चलने के बाद में टिकेंद्र दाहाल साहब से मेरा बातचीत हुआ। दाहाल साहब ने मुझे गाइडलाइन दी। उसके बाद में CP ग्राम में ग्रीवेंस डालने के बाद में 1 साल संघर्ष करने के बाद में आज मुझे 4,26,860 रुपया का पेमेंट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। मैं सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साथ ही टिकेंद्र दाहाल साहब को भी धन्यवाद देता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों, वैलिडेशन रूल्स और 8 CPC पर पुराने पेंशनर्स के फायदे को लेकर एक अहम एडवाइजरी जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक एडवाइजरी जारी हुआ है, चलिए सीधे उस एडवाइजरी को देखते हैं। दोस्तों, ये भारत पेंशनर समाज का जो ये एडवाइजरी आप देख पा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी है। महत्वपूर्ण इसलिए दोस्तों क्योंकि भारत पेंशनर समाज में बड़े लेवल के जो अधिकारी, जो रिटायर्ड अधिकारी, वो भी मेंबर्स हैं, तो उनके द्वारा जो एडवाइजरी दी जाती है उनमें कहीं ना कहीं महत्व होता है। तो देखिए 24 जून 2025 का ये एडवाइजरी है और जो फाइनेंस बिल पास किया गया था जिसको लेकर के पेंशनर में ये असमंजस फैल गई थी कि पुराने पेंशनर्स को 2026 से पहले के पेंशनर्स को हो सकता है 8वां पे कमीशन ना मिले, उसको लेकर के कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पर जारी किए गए हैं। जी हाँ, एडवाइजरी दी गई है। जो भी एसोसिएशंस हैं, उनके साथ एफिलिएटेड एसोसिएशंस और उनके मेंबर्स हैं, उनके लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है, जो आप सबको, हम सबको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो द वैलिडेशन क्लॉज डज नॉट ऑल्टर पेंशन एंटाइटलमेंट। इनका भी कहना है कि जो पेंशन एंटाइटलमेंट है उसको नहीं बदलता है वैलिडेशन का क्लॉज। आगे इसके बारे में डिस्क्राइब किया है, आप वीडियोस को पॉज करके इसको समझ सकते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है द टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस ऑफ 8 सेंट्रल पे कमीशन आर येट टू बी रिलीज्ड। यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस से लेकर के जो चीजें चल रही हैं उनके ऊपर जो है आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस नहीं जारी की हैं। आगे, सुप्रीम कोर्ट विल नॉट एंटरटेन एब्स्ट्रैक्ट फियर्स। यानी कि जो डर पेंशनर के बीच में था कि फाइनेंस बिल से हो सकता है 2026 से पहले के रिटायरीज को 8वां पे कमीशन ना मिले, अगर कोई इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहे कि ऐसा ऐसा भय है, ऐसा ऐसा डर है कि हो सकता है पे कमीशन जो है फायदा ना दे सरकार, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की याचिकाओं को खारिज करेगा। इस तरीके से यहाँ पर जानकारी दी गई है। अगला दोस्तों, चौथा पॉइंट है यूनाइटेड स्ट्रेटेजी नीडेड नॉट फ्रेगमेंटेड पैनिक। यानी कि यह महत्वपूर्ण बात है कि सभी को यूनाइटेड होना पड़ेगा, यूनाइटेड होकर के स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। अलग अलग होकर के दुखी होने से, अलग अलग होकर के चिंतित होने से अच्छा है एकत्रित होकर के रहें और जब जरूरत पड़ी, जब समय आए, तब इसको लेकर के मंथन किया जाए। और रिकमेंडेशन क्या किए गए हैं इस एडवाइजरी में, देखिए रिकमेंडेशन भी किए गए हैं। वेट फॉर द ऑफिशियल TOR ऑफ द 8 सेंट्रल बिफोर फॉर्मिंग एनी कंक्लूजन। किसी भी नतीजे से पहुंचने से पहले 8वें पे कमीशन के TOR का इंतजार करें। अगला, सीक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन द इंटेंट ऑफ द वैलिडेशन क्लॉज थ्रू फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि भारत सरकार से जो है क्लैरिफिकेशन मांगा जाए, फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, लेटर भेज करके, मांग पत्र भेज करके, जो मेमोरेंडम भेजकर भारत सरकार से क्लियर कट रिटर्न में आश्वासन लिया जाए, क्लैरिफिकेशन लिया जाए कि जो वैलिडेशन रूल है ये कहीं असर तो नहीं डालता है। ये भी यहां पर रिकमेंडेशन किया गया। अगला, स्ट्रेंथन कोऑर्डिनेशन अमोंग पेंशनर्स बॉडीज
फॉर अ यूनाइटेड नेशनल रिस्पॉन्स इफ द नीड अराइजेस, यानी कि अगर जरूरत पड़ी तो सबको इकट्ठा होकर के ताकत बढ़ाने की जरूरत है, एक कोऑर्डिनेशन बनाने की जरूरत है, अगर आगे समय में जरूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। ये भी यहां पर रिकमेंड किया गया है। आगे अवॉइड रशिंग टू कोर्ट्स, यानी कि अभी कुछ फाइनलाइज हुआ ही नहीं है, अभी केवल डर के बेस पर कोर्ट्स में जाना बंद करें, ये भी यहां पर रिकमेंड किया गया है। लेट अस रिमेन विजिलेंट बट नॉट हेस्टी, यानी कि हमें चौकस रहना है, चौकन्ना रहना है, आतुर नहीं रहना है, उतावला होकर नहीं रहना है। आवर स्ट्रेंथ लाइज इन आवर यूनिटी, स्ट्रेटेजी एंड कमिटमेंट टू ट्रुथ एंड जस्टिस, नॉट इन रिएक्टिंग लिटिगेशंस, यानी कि हमारा जो ताकत है वो यूनिटी में है, एकता में है, स्ट्रेटेजी में है, जो विचार विमर्श में है, कमिटमेंट में है और ट्रुथ एंड जस्टिस में है, नॉट इन रिएक्टिव लिटिगेशंस, यानी कि कोई बेकार का लिटिगेशन के ऊपर, कोई बेकार का कानूनी कार्रवाई के ऊपर हमारा ताकत नहीं है। कि जो बातें एडवाइजरी में कही गई हैं, जो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, उनमें जस्टिफिकेशन तो है, जस्टिफाइड बातें हैं, इन बातों में दम तो है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।